तो कहानी की शुरुआत अंबर नाम की एक गरीब महिला को दिखाते हुए होती है। अंबर अपने पति जारॉड और अपने 7 साल के बेटे बॉन्डॉन के साथ एक ऐसे इलाके में रहती है जहाँ पर असल में डायमंड की खदान थी। अब जारॉड जो था वो उन्हीं माइंस के अंदर मजदूरी किया करता था, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसको बहुत ही कम पैसे मिलते थे। हालात इतने खराब थे कि कई बार उनके घर में राशन तक लाने के पैसे नहीं होते थे। एक दिन अंबर अपने बेटे बॉन्डॉन को खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता क्योंकि वो अपने पिता का इंतजार कर रहा था। उसने ठान लिया था कि वो अपने पिता के घर लौटने के बाद ही खाना खाएगा। अब दूसरी ओर शाम होते ही माइनिंग साइट पर सुपरवाइजर सभी मजदूरों को जल्दी काम बंद करके घर जाने का हुक्म देता है। वो सबसे कहता है कि रात होने वाली और अंधेरा होने से पहले सभी लोग वहां से निकल जाएं। सुपरवाइजर की बात और भी अजीब तब लगती है जब वो कहता है कि रात होते ही उस इलाके में डीमन के आने का वक्त हो जाता है। ये सुनकर सारे मजदूर बिना देरी किए वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जारॉड अभी भी वहीं पर रुका हुआ था। उसके साथ उसका एक करीबी दोस्त बोगेल भी मौजूद था। अब जारॉड चुपके से बोगेल को एक चमकता हुआ डायमंड दिखाता है। डायमंड देखते ही बोगेल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो घबराकर जारॉड से पूछता है कि इतना कीमती हीरा आखिरकार उसे कहां पर मिला। तब जारॉड धीरे से बताता है कि उसने ये हीरा पहाड़ी के दूसरी तरफ से चुराया था। वो ये भी बोलता है कि आज रात वो एक बार फिर उस जगह पर जाने वाला है। अब जारॉड बोगेल को अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त मानता था, इसलिए वो चाहता था कि इस बार बोगेल भी उसके साथ चले। जारॉड उसे लालच देते हुए कहता है कि जितने भी हीरे मिलेंगे उन्हें बेचकर वो पैसे कमाएंगे और उनका वो आधा हिस्सा बोगेल को दे देगा। ये सुनकर बोगेल का मन जरूर ललचा जाता है, लेकिन फिर भी वो मना करने लगता है। दरअसल उस पहाड़ी के पीछे जाना सख्त मना था, वर्जित था। वहाँ के लोगों का मानना था कि उस पहाड़ी पर एक खतरनाक डीमन रहता है और इसी वजह से कोई भी इंसान अंधेरा होने के बाद उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। इनफैक्ट माइंस को भी खाली कर दिया जाता था, लेकिन जारॉड अपनी बातों से धीरे धीरे बोगेल को मना लेता है। आखिरकार दोनों जान का खतरा उठाकर उस पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं और रात का समय हो चुका था। जारॉड और बोगेल पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन बोगेल हर कदम पर डरा हुआ था। उसे बार बार वही अफवाह याद आ रही थी कि उस पहाड़ी पर एक खतरनाक डीमन रहता है। तभी अचानक उनकी नजर एक अजीब से क्रीचर पर पड़ती है और उसकी आंखें तेज लाल रंग में चमक रही थी। उसका रूप इतना भयानक था कि उसको देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। जारॉड और बोगेल अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं और एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और तब जारॉड फिर से पहाड़ी की दूसरी तरफ जाने लगता है। ये देखकर बोगेल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जारॉड की गरीबी उसको उस डीमन से भी ज्यादा डराया करती थी और वो किसी भी कीमत पर अंबर और बॉन्डॉन को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। इसलिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना अकेले ही डायमंड्स चुराने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन रास्ते में ही उसे झाड़ियों के अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। जारॉड सावधानी से पीछे मुड़कर देखने लगता है कि तभी कोई अनजान शख्स कुल्हाड़ी से उसके सर पर वार करता है। एक ही वार में जारॉड बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अब इसके बाद कहानी हमें पहाड़ी के उस पार लेकर जाती है। यहाँ पर एक ऐसी सीक्रेट माइनिंग साइट थी जिसके बारे में आम लोगों को कुछ भी पता नहीं था। वहाँ पर इंसानों के साथ जानवरों से भी ज्यादा बदतर बर्ताव किया जाता। सभी मजदूरों के हाथ हथकड़ियों से बंधे हुए थे और उनको बेरहमी से पीटा जाता था और जबरदस्ती डायमंड की माइनिंग करवाई जाती। माइनिंग के बाद वहीं पर डायमंड्स को पानी से साफ और अलग करने का काम भी होता था और ये पूरी जगह पूरी तरह से गुप्त रखी गई थी और इसी वजह से किसी भी आम इंसान का वहाँ पर आना सख्त मना था। और तभी अचानक से हम उस सीक्रेट माइन के मालिक ब्रोतो को देखते हैं। ब्रोतो एक बहुत ही जालिम, लालची और घमंडी आदमी था। वो वहाँ के सुपरवाइजर को हुक्म देता है कि काम की स्पीड और बढ़ा दी जाए और उसका सिर्फ एक ही मकसद था, जितना हो सके उतना ज्यादा मुनाफा कमाना। दरअसल ब्रोतो इस काले धंधे से कमाए हुए पैसों का इस्तेमाल इलेक्शन जीतने के लिए करना चाहता था। पैसों और ताकत के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। अब अगली सुबह अंबर माइनिंग साइट पर पहुंचती और पिछली रात से जारॉड घर वापस नहीं आया था, इसलिए वो काफी परेशान थी। वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात बोगेल से होती है। अंबर को देखकर बोगेल बुरी तरह घबरा जाता है क्योंकि उसको सच पता था। जब अंबर उससे जारॉड के बारे में पूछती है तो बोगेल झूठ बोल देता है। वो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता कि जारॉड कहाँ गया। इसी बीच माइन का एक कर्मचारी लुकमान वहां आता है। वो अंबर से पूछता है कि वो माइनिंग साइट पर क्या कर रही है। फिर वो बताता है कि बाहर के लोगों का माइन के अंदर आना मना है, इसलिए वो अंबर को तुरंत वहां से चले जाने के लिए कह देता है। मजबूरन अंबर को भी बिना किसी जवाब के वहां से वापस लौटना पड़ता है। उसी रात पहाड़ी के पीछे बनी सीक्रेट माइन में 2 भाई काम कर रहे थे। अब इनमें से एक का नाम बार्दी था और दोनों का काम पानी में से डायमंड छानकर अलग करना था। काम करते करते बार्दी को एक कीमती डायमंड मिल जाता है और लालच में आकर वो चुपके से उस हीरे को चुरा लेता है, लेकिन बदकिस्मती से एक ऑफिसर उसको ये सब करते हुए देख लेता है। ऑफिसर तुरंत ही बार्दी को पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर माइन का मालिक ब्रोतो भी आ गया था। ऑफिसर बार्दी को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है और उससे हीरा वापस देने के लिए कहता है, लेकिन कितनी भी तलाशी लेने के बाद भी उन्हें बार्दी के पास से हीरा नहीं मिलता। दरअसल ऑफिसर के आने से पहले ही बार्दी उस
हीरे को निगल चुका था और अब वो डायमंड उसके पेट के अंदर था। अब ये बात पता चलते ही ब्रोतो का असली जालिम चेहरा सामने आता है। उसके लिए एक डायमंड की कीमत किसी इंसान यानी कि मजदूर की जान से भी ज्यादा थी और वो सबके सामने बार्दी का पेट चाकू से कटवा देता है और फिर खुद अपने हाथ से उसके पेट के अंदर डालकर वो हीरा ढूंढने लगता है। कुछ ही पलों के बाद में उसको हीरा मिल जाता है और हीरा मिलते ही ब्रोतो बिना किसी पछतावे के बार्दी की लाश को खाई में फिकवा देता है। खैर अब तभी वहाँ पर कुछ देर बाद वही खौफनाक डीमन आता है और बार्दी की लाश को खा जाता है, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर किसी मजदूर की लाश कभी क्यों नहीं मिलती थी। अब अगली सुबह ब्रोतो दोबारा माइन पर आता है, लेकिन इस बार वो सभी मजदूरों में चावल की बोरियां बंटवा रहा था। लेकिन वो ये सब दया दिखाने के लिए नहीं कर रहा था। वो हर मजदूर से कहता है कि आने वाले इलेक्शन में सभी लोग सिर्फ उसको वोट देंगे। दरअसल ब्रोतो जो था वो पैसे और लालच के दम पर जबरदस्ती वोट हासिल करना चाहता था और इसी दौरान अंबर भी वहाँ पहुँच जाती है। ब्रोतो उसको देखकर पूछता है कि वो माइन में किस लिए आई है। अंबर बताती है कि वो अपने लापता पति जारोट को ढूंढ रही है। ये सुनकर ब्रोतो सभी मजदूरों से पूछता है कि क्या किसी ने जारोट को देखा है, लेकिन डर के मारे कोई भी मजदूर एक शब्द नहीं बोलता। तब ब्रोतो मजाक उड़ाते हुए अंबर से कहता है कि शायद तुम्हारे पति को डीमन उठाकर ले गया होगा और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन अंबर उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और उसको सिर्फ अपने पति की फिक्र थी और इसलिए वो ब्रोतो से काम मांगने लगती है ताकि माइन के अंदर रहकर शायद जारोट के बारे में उसको कुछ पता लग सके। ब्रोतो भी बिना ज्यादा सोचे उसे माइन में काम करने देता है। ऑब्वियस सी बात है कि उसको तो एक्स्ट्रा मजदूर मिल रहा था। खैर अब खदान का सुपरवाइजर लुकमान अंबर को काम समझाते हुए एक बात साफ कह देता है कि वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे और किसी भी फालतू चीज में बिल्कुल ध्यान ना दे। तब अंबर उससे पूछते कि क्या लोग जो डीमन की बातें करते हैं वो सच है या फिर झूठ है। इस पर लुकमान सीधा जवाब देने के बजाय बस इतना कहता है कि ये सब बातों पर ध्यान मत दो, इतना याद रखना कि अंधेरा होने से पहले माइन से निकल जाना, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अंबर माइन में काम करना शुरू कर देती है, लेकिन उसके लिए काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। डायमंड की माइन में मजदूरी बहुत ही मुश्किल थी और अंबर को पहले ही दिन काफी परेशानी उठानी पड़ती है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद शाम होने लगती है और अंधेरा होने से पहले अंबर अपने बेटे बॉन्डोन को लेकर घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में अचानक बॉन्डोन जंगल की तरफ इशारा करने लगता है। अंबर उसको समझाती है कि वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन बॉन्डोन बार बार उसी तरफ उंगली दिखा रहा था। अब अपने बेटे का डर खत्म करने के लिए अंबर जंगल की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी बोगेल अपना ट्रक लेकर वहाँ आ जाता है और वो तुरंत ही अंबर को जंगल के अंदर जाने से रोक देता है। अंबर और बॉन्डोन को अपने ट्रक में बैठाकर वो घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में बोगेल अंबर से पूछता है कि क्या उसने अभी जंगल में कोई डीमन देखा था। अंबर कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा, वो तो सिर्फ ये देखने जा रही थी कि बॉन्डोन बार बार जंगल की तरफ इशारा क्यों कर रहा था। थोड़ी देर के बाद में अंबर फिर बोगेल से जारोट के बारे में पूछती है, लेकिन बोगेल एक बार फिर झूठ बोल देता है। वो कहता है कि वो उसे वाकई नहीं पता कि जारोट कहाँ गया। अब दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक से एक अजीब सा क्रीचर उनके ट्रक के सामने आकर रास्ता काट कर निकल जाता है और ये देखकर बोगेल बुरी तरह घबरा गया था। वो बिना रुके तेज रफ्तार में ट्रक चलाता है और जल्दी से अंबर को उसके घर छोड़ देता है। अब अंबर को घर छोड़ने के बाद बोगेल सीधा एक आदमी के पास पहुंचता है जो कि लोगों के लिए शहर से बाहर जाने के नकली डॉक्यूमेंट्स बनाया करता था। बोगेल उसे अपने लिए डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी बदले में बहुत ही ज्यादा पैसे मांग रहा था। तब बोगेल अपनी जेब से एक कीमती हीरा निकालता है। ये वही हीरा था जो कि पहले जारोट के पास था और शायद इसलिए ही वो जारोट के बारे में नहीं बता रहा था अंबर को। अब हीरा देखते ही वो आदमी तुरंत ही डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि आखिरकार जारोट का डायमंड बोगेल के पास आया कैसे। तभी अगली सुबह अंबर एक बार फिर से माइन में काम करने पहुंच जाती है। इस बार बॉन्डोन भी उसके साथ था, लेकिन वो लगातार रो रहा था और अंबर को काम करने नहीं दे रहा था। ये देखकर एक मजदूर जिसका नाम कुमार था अंबर से कहता है कि वो अपने बेटे को थोड़ा शांत कराए, क्योंकि उसके रोने से सबका काम डिस्टर्ब हो रहा है। अंबर बॉन्डोन को थोड़ी दूर ले जाती है और उसका मन बहलाने के लिए उसके साथ छुपन छुपाई खेलने लगती है। वो बॉन्डोन से कहती है कि वो कहीं जाकर छुप जाए, जिसके बाद अंबर एक बड़ी चट्टान की तरफ मुंह करके आंख बंद कर लेती है और गिनती गिनना शुरू करती है। अब अंबर गिनती पूरी करने के बाद बॉन्डोन को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद उसे बॉन्डोन कहीं पर भी नजर नहीं आता। अब शुरुआत में अंबर को लगता है कि वो मजाक कर रहा होगा और अच्छी तरह छुप गया होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगता है उसकी घबराहट बढ़ने लगती है। वो जोर जोर से बॉन्डोन का नाम लेकर पुकारने लगती है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। तब अंबर तुरंत बाकी मजदूरों को हेल्प के लिए बुलाती है। सभी लोग मिलकर बॉन्डोन को ढूंढना शुरू करते हैं कि इसी बीच अंबर का शक कुमार पर चला जाता है, क्योंकि कुछ देर पहले ही कुमार ने बॉन्डोन की शिकायत करी थी। अब गुस्से में आकर अंबर
कुमार के पास आकर चिल्लाने लगती है और पूछने लगती है कि उसने उसके बेटे का क्या किया। लेकिन कुमार का इन सब से कोई भी लेना देना नहीं था। बॉन्डोन वाकई जंगल में कहीं खो गया था। खैर इसके बाद सभी मजदूर हाथों में मशाल लेकर जंगल में बॉन्डोन को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी ओर अंबर भी घर जाकर चेक करती है कि कहीं बॉन्डोन वापस घर तो नहीं चला गया, लेकिन घर भी बिल्कुल खाली था। धीरे धीरे रात और गहरी हो जाती है, लेकिन बॉन्डोन का कहीं पर भी पता नहीं लगता। तभी कहानी हमें जंगल के उस हिस्से में ले जाती है जहाँ पर वही बड़ा पेड़ था जिसके पास जारॉट गायब हुआ था। वहीं पर बॉन्डोन अकेला खड़ा था। तब उसके सामने जारॉट की एक धुंधली सी झलक दिखती है। खून से लथपथ जारॉट अपने बेटे को अपने साथ चलने के लिए कह रहा था। कुछ देर के बाद में बॉन्डोन जंगल से बाहर निकल आता है और सीधा माइनिंग साइट की तरफ पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात लुकमान से होती है। लुकमान उसको पहचान लेता है और उसे सुरक्षित उसके घर छोड़ देता है। अपने बेटे को देखते ही अंबर की जान में जान आती है। वो खुशी से बॉन्डोन को गले लगा लेती है, क्योंकि देखो उसका पति मिल नहीं रहा था और बेटा भी गायब हो गया था। और उस रात काफी दिनों बाद अंबर को थोड़ी तसल्ली मिलती है और वो अपने बेटे के साथ सो जाती है। लेकिन रात में उसको एक अजीब सा और डरावना सपना आता है। सपने में वो देखती है कि उसके घर के गेट के बाहर जारॉट खड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह खून से लथपथ था और अंबर दौड़कर उसके पास जाती है, उसे गले लगाती है और घर के अंदर लेकर आती है। वो जारॉट को बैठने के लिए कहकर उसके लिए गर्म सूप भी लेकर आती है। फिर वो पूछती है कि वो इतने दिन से कहाँ था। ये सुनते ही जारॉट रोते हुए कहता है कि उसे अंबर की मदद चाहिए, वो जंगल में फंसा हुआ है। अब जारॉट ने इतना कहा ही था कि अचानक अंबर घबराकर नींद से उठकर बैठ जाती है। शुरुआत में उसको लगता है कि ये सिर्फ सपना था, लेकिन तभी उसकी नजर टेबल पर रखे सूप के बोल पर जाती है और ये देखते ही वो बुरी तरह हैरान रह जाती है। वो समझ नहीं पाती कि अगर ये सपना था तो ये सूप का बोल यहाँ पर कैसे आया। अगली सुबह अंबर दोबारा माइन में काम करने पहुंचती है। सबसे पहले वो कुमार के पास जाती है। कल उस पर शक करने के लिए वो उससे माफी मांगती है। कुमार बिना गुस्सा किए उसकी बात मान लेता है। वो अंबर से कहता है कि उसका भी एक बेटा है और इसलिए वो उसका दर्द अच्छी तरह समझ सकता है। फिर वो अंबर को समझाता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है और उसे बॉन्डोन का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। शाम होते ही हमेशा की तरह सारे मजदूर माइन से घर लौटने लगते हैं, लेकिन इस बार अंबर चुपचाप अपने बेटे बॉन्डोन को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है। उसे यकीन था कि जारॉट अभी भी यहीं पर कहीं होगा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सुपरवाइजर लुकमान ने उन्हें जंगल की तरफ जाते देख लिया था। वो भी चुपके से उनका पीछा करने लगता है। जारॉट को ढूंढते ढूंढते अंबर और बॉन्डोन पहाड़ी के उस पार पहुंच जाते हैं और वहां जो मंजर देखते हैं उसको देखकर अंबर के होश उड़ गए थे। उस सीक्रेट माइन में मजदूरों के साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया जाता था, यानी कि इस वाली माइन में तो फिर भी सब लोग ठीक थे। वहां पर देखा जाता है कि सबके हाथ बंधे हुए थे और उनको बेरहमी से पीटा जा रहा था और जबरदस्ती डायमंड की माइनिंग करवाई जा रही थी। यानी कि अंबर समेत बाकी जो मजदूर थे वो इस वाली माइन के अंदर काम कर रहे थे। वो तो खाली एक डिस्ट्रैक्शन था दूसरी वाली माइन के लिए। और ये भी चीज एक्सप्लेन करी जाती है कि रात होते ही वहां से बाकी सब मजदूरों को क्यों भगा दिया जाता था, ताकि उसकी आड़ में वहां पर बाकी जो मेन माइन थी वहां से हीरे निकाले जा सके। अब अंबर छुपकर ये सब देख रही होती है कि तभी उसके पीछे वही खौफनाक डीमन आ जाता है। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। डीमन की नजर बॉन्डोन पर पड़ती है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ना तो वो अंबर को नुकसान पहुंचाता है और ना ही बॉन्डोन को। इसी दौरान झाड़ियों में हुई हल्की सी आवाज सुनकर एक ऑफिसर को शक होता है। वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगता है जहां पर अंबर छुपी हुई थी, लेकिन किस्मत उनका साथ देती है। ऑफिसर का एक साथी उसे तुरंत ही आवाज लगा देता है और वो बिना चेक किए वापस चला जाता है। अंबर एक बार फिर बच जाती है, लेकिन अचानक लुकमान वहां पहुंच जाता है और वो अंबर और बॉन्डोन को तुरंत ही वहां से निकाल लेता है। रास्ते में वो उससे कहता है कि अगर वो सच में जारॉट को ढूंढना चाहती है तो वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन बदले में अंबर को एक वादा करना होगा कि आज उसने जो कुछ भी देखा है वो सब कुछ भूल जाएगी और इस सीक्रेट माइन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। अब अगली शाम लुकमान और अंबर फिर से जारॉट की तलाश में जंगल की तरफ निकलते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात बोगेल से होती है। अब अंबर उसको कहती है कि जारॉट तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त था, तुम्हें भी उसको ढूंढने में हेल्प करनी चाहिए, लेकिन बोगेल जंगल में जाने से मना कर देता है और फिर वो अंबर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि वो जारॉट के बारे में एक जरूरी बात बताना चाहता है, लेकिन असल में उसका इरादा कुछ और ही था। वो मौका देखकर अंबर के सर पर पत्थर मारकर उसको खत्म करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाला होता है कि तभी लुकमान वहां आ जाता है और वो तुरंत ही अंबर को अपनी तरफ बुलाता है और धीरे से उसे बोगेल से सावधान रहने के लिए कहता है। इसी वक्त अचानक मौसम खराब होने लगता है और काले बादल छा जाते हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं। लुकमान अंबर से कहता है कि आज जंगल के अंदर जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन अंबर उसकी एक नहीं सुनती। अब वो अकेले ही जंगल की तरफ बढ़ जाती है और मजबूरन लुकमान को भी उसके पीछे जाना पड़ता है।
कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और इसी बारिश के बीच उनके साथ एक बेहद अजीब घटना होती है। अंबर को अचानक जारॉट की आत्मा दिखने लगती है और वो आत्मा बिना कुछ कहे उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करती है। अंबर और लूकमान उसका पीछा करते हैं और उसी बड़े पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर जारॉट पहले गायब हुआ था। लेकिन वहाँ पहुंचकर अंबर जो देखती है उससे उसकी दुनिया बिखर गई थी। पेड़ के नीचे जारॉट की लाश थी और अपने पति की लाश देखते ही अंबर फूट फूट कर रोने लगती है। जिसके बाद लूकमान गाँव के बाकी लोगों को बुला लेता है। सभी मिलकर जारॉट का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करते हैं। एक गहरा गड्ढा खोदा जाता है ताकि उसकी बॉडी को दफनाया जा सके। इसी दौरान एक आदमी बोगेल से भी हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन बोगेल बहुत डरा हुआ था। वो उस गड्ढे के अंदर उतरना ही नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसको नीचे उतरना पड़ता है। अब जैसे ही वो जारॉट की बॉडी के पास पहुंचता है उसके सामने अचानक जारॉट की आत्मा आती है। अब उसकी आत्मा उसको घूरते हुए कहती है कि हम दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और ये सुनते ही बोगेल का खून सूख जाता है। वो घबराकर तुरंत ही गड्ढे से बाहर निकल जाता है और बिना किसी को कुछ बताए वहां से भाग जाता है। उसका ये बर्ताव देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे कि आखिरकार उसे क्या हुआ। अब अंतिम संस्कार के बाद अंबर अपने घर में अकेली बैठी होती है कि तभी लूकमान उससे मिलने आता है। वो अंबर की हेल्प के लिए उसको कुछ पैसे भी देता है और फिर पहली बार उसके सामने एक बड़ा सच रखता है। वो बताता है कि जारॉट की मौत के पीछे असली हाथ बोगेल का है। लूकमान कहता है कि जिस रात जारॉट और बोगेल जंगल की तरफ गए थे उसने उन दोनों को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन जब सुबह होने से पहले जंगल से कोई वापस लौटा तो वो सिर्फ बोगेल था। और जब लूकमान ने उससे जारॉट के बारे में पूछा तो बोगेल जो था वो उसकी आंखों में देखकर जवाब तक नहीं दे पाया। वो बिना कुछ कहे अपने हाथ धोने लगता है और फिर वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद लूकमान की नजर उस पानी पर पड़ती है जो कि पूरी तरह खून से लाल हो चुका था। उसी पर लूकमान को यकीन हो गया था कि जारॉट के साथ कुछ तो बुरा हुआ है और उसकी मौत के पीछे बोगेल का ही हाथ है। दरअसल उस रात लालच में आकर बोगेल ने जारॉट का डायमंड चुरा लिया था और उसी के लिए उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त का खून कर दिया। उसका प्लान ये था कि वो हीरा बेचकर पैसे लेकर यहाँ से चला जाएगा और अपनी माँ के पास जाएगा। ये सच जानकर अंबर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसको यकीन नहीं होता कि जारॉट का अपना ही दोस्त उसका कातिल निकला। दूसरी ओर बोगेल एक चाय की दुकान पर उस आदमी का इंतजार कर रहा था जो कि उसके शहर से बाहर जाने के नकली डॉक्यूमेंट्स लाने वाला था। लेकिन इस बार बोगेल के साथ भी धोखा हो जाता है। वो आदमी डॉक्यूमेंट्स लेने के बजाय पुलिस ऑफिसर्स को लेकर आता है। ऑफिसर्स आते ही बोगेल को बुरी तरह पीटना शुरू करते हैं। वो उससे चुराए हुए डायमंड के बारे में पूछते हैं और अपनी जान बचाने के लिए बोगेल झूठ बोल देता है। वो कहता है कि डायमंड उसके पास नहीं है और वो हीरा तो कुमार उससे छीन कर ले गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी बोलता है कि कुमार आज रात और डायमंड चुराने के लिए सीक्रेट माइन में जाने वाला है। अब इस बात को सुनते ही ऑफिसर्स बिना कुछ सोचे ही कुमार को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और बोगेल को अधमरा छोड़ देते हैं। घर लौटने के बाद बोगेल अकेला बैठा अपनी गलती पर पछता रहा था। तभी अंबर वहां पहुंच जाती है और उसके हाथ में चाकू था। वो गुस्से में बोगेल के गले पर चाकू रख देती है। बस एक पल और था और बोगेल की जान जा सकती थी, लेकिन उसी वक्त बॉन्डोन अपनी माँ को रोक लेता है। अपने बेटे की वजह से अंबर खुद को संभाल लेती है और बिना बोगेल को मारे वहां से चली जाती है। अगली सुबह बोगेल अपने किए पर और भी ज्यादा पछता रहा होता है, इसलिए वो जारॉट से चुराया हुआ वही हीरा चुपके से अंबर के घर के बाहर रख देता है। उसके बाद मौका देखकर रेत से भरे एक ट्रक में रेत के नीचे छुप जाता है और गांव से भागने की कोशिश करता है। दूसरी ओर सीक्रेट माइन में ऑफिसर्स दो मजदूरों को जबरदस्ती एक दूसरे से लड़ाई करवा रहे होते हैं कि तभी वहां ब्रोतो आता है। वो लूकमान और एक ऑफिसर को साथ लेकर एक छोटी सी गुफा की तरफ जाता है। उनके साथ एक मरा हुआ सुअर भी था जिसे वो डीमन के लिए बलि के रूप में चढ़ाने वाले थे। गुफा के बाहर पहुंचकर ब्रोतो एक अजीब सी सीटी बजाता है और फिर वो लूकमान को अपनी मशाल को बुझाने का हुक्म देता है। जैसे अंधेरा होता है गुफा के अंदर से वही खौफनाक डीमन बाहर आता है और उसकी आंखें जो थी वो लाल चमक रही थी। ब्रोतो उसके सामने सुअर की बलि रखता है, लेकिन इस बार डीमन उस बलि को स्वीकार नहीं करता और ये देखकर ब्रोतो तुरंत समझ जाता है कि डीमन को अब जानवर नहीं बल्कि इंसान की ही बलि चाहिए थी और उसकी नजर सीधा बॉन्डोन पर जाकर टिक जाती है और वो तुरंत ही अपने ऑफिसर को हुक्म देता है कि वो बॉन्डोन को पकड़कर लेकर आए। साथ ही साथ वो एक पुराने रिचुअल की तैयारी करने का भी ऑर्डर देता है। ये सारी बातें लूकमान सुन रहा था और बॉन्डोन की जान को लेकर बुरी तरह घबरा गया था। ऑफिसर तुरंत ही लूकमान को साथ लेकर बॉन्डोन को पकड़ने निकल पड़ता है। रास्ते में लूकमान उसे चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी ही पकड़ा जाता है। ऑफिसर बंदूक उसके सर पर रख देता है और जबरदस्ती उसे अंबर के घर तक लेकर जाता है। वहां पहुंचकर वो बॉन्डोन को किडनैप कर लेता है और ये देखकर अंबर के होश उड़ जाते हैं। अंबर और लूकमान तुरंत ही कुमार के पास हेल्प मांगने पहुंचते हैं। कुमार गाँव के सारे मजदूरों को इकट्ठा करता है और सभी मिलकर
मिलकर बॉन्डोन को बचाने के लिए उस सीक्रेट माइन की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर ब्रोतो ने रिचुअल शुरू कर दिया था और उसने बॉन्डोन को एक लकड़ी से भी बांध दिया था। अब वो खुद एक प्राचीन रिचुअल डांस करते हुए डीमन को बुलाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच ब्रोतो अपने सभी गार्ड्स को माइन के बाहर सख्त पहरा देने का हुक्म दे देता है। अब जब कुमार, अंबर और बाकी गाँव वाले खदान के बाहर पहुंचते हैं तब उनका सामना हथियारबंद गार्ड से होता है। अब इस माइन के बाहर गार्ड्स ने मजबूत पहरा लगा के रखा हुआ था। वो किसी भी गाँव वाले को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तब गाँव के लोगों के पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। सभी मजदूर और गाँव वाले गार्ड से भिड़ जाते हैं ताकि अंबर को खदान के अंदर जाने का मौका मिल जाए। इसी लड़ाई में कई लोग बुरी तरह जख्मी भी हो जाते हैं और बॉन्डोन को बचाने की कोशिश में कुमार अपनी जान तक गवा देता है। अब जब सभी गार्ड्स गाँव वालों के साथ लड़ने में व्यस्त होते हैं तब अंबर और लूकमान चुपके से मौका देखकर अंदर माइन में घुस जाते हैं। लेकिन अंदर पहुंचने से पहले एक ऑफिसर उनका रास्ता रोक लेता है और लूकमान उस ऑफिसर से अकेला ही लड़ने लगता है। वो पूरी हिम्मत से मुकाबला कर रहा था लेकिन ऑफिसर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। आखिरकार लूकमान भी उस ऑफिसर के हाथों खत्म हो जाता है। अब खत्म होने से पहले वो अपना लाइटर अंबर के हाथ में देता है। जैसे ही ऑफिसर अंबर की तरफ बढ़ता है उसी वक्त गाँव के कुछ और लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और ऑफिसर को रोक लेते हैं। अब इसी मौके का फायदा उठाकर अंबर, जो कि एक माँ थी, वो भागती हुई उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर ब्रोतो रिचुअल कर रहा था। तब तक रिचुअल लगभग पूरा हो चुका था और बॉन्डोन को डीमन पजस कर चुका था। ये देखकर भी अंबर हिम्मत नहीं हारती। वो सीधा ब्रोतो को जोर से धक्का देती है और बॉन्डोन को उसके कब्जे से छुड़ा लेती है। अब जैसे ही ये रिचुअल टूटता है तो बॉन्डोन भी डीमन के पोजीशन से बाहर आ जाता है। इसी दौरान बाकी गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। सब मिलकर ब्रोतो पर टूट पड़ते हैं और गुस्से से भरी अंबर एक तेज धारदार वाले हथियार से ब्रोतो का सर उसके धड़ से अलग कर देती है। लेकिन यहीं पर कहानी एक और खौफनाक मोड़ लेती है। सर कटने के बावजूद भी ब्रोतो खत्म नहीं होता। उसका धड़ बिना सर के ही चलने लगता है और कुछ ही पल बाद वो अपना कटा हुआ सर दोबारा उठाकर अपनी गर्दन पर जोड़ लेता है। ये मंजर देखकर सभी हैरान रह गए थे। फिर ब्रोतो एक तेज सीटी बजाता है और उसी पल सभी मजदूरों के हाथ में जल रही मशालों की आग एक साथ बुझ जाती है। वहाँ पर घूप अंधेरा छा गया था। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर वो खौफनाक डीमन ब्रोतो के शरीर के अंदर घुस जाता है और अब ब्रोतो पूरी तरह डीमन के कब्जे में आ चुका था। इसके बाद वो एक एक करके वहां मौजूद मजदूरों पर हमला करना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में लगभग वो सभी को अधमरा कर देता है। और फिर उसकी नजर बॉन्डोन पर जाती है। वो बॉन्डोन को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था लेकिन उसके और बॉन्डोन के बीच अंबर आकर खड़ी हो जाती है। अंबर पूरी हिम्मत के साथ उस डीमन से लड़ती है लेकिन उसकी ताकत डीमन के सामने बहुत कमजोर थी। डीमन अंबर का गला पकड़ लेता है और उसको खत्म करने वाला होता है लेकिन तभी अंबर को लूकमान का दिया हुआ लाइटर याद आता है और वो तुरंत ही लाइटर जला देती है। अब जैसे ही आग की रोशनी डीमन के सामने आती है वो बुरी तरह घबरा जाता है और तब अंबर को समझ आता है कि डीमन की सबसे बड़ी कमजोरी आग ही है और इसलिए ही ब्रोतो हमेशा मशाल को बुझाने की और लाइट को बंद करने की सलाह दिया करता था। तभी वो डीमन वहां पर आया करता और ऐसा लग रहा था जैसे कि ब्रोतो ने उस डीमन को पाल रखा हो जो कि खाली उसकी सीटी से आया करता। ये देखकर बाकी बचे हुए मजदूर भी हिम्मत जुटाते हैं और वो अपनी अपनी मशालों को दोबारा जला लेते हैं और धीरे धीरे उस डीमन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तभी एक मजदूर पेट्रोल लेकर आता है और सभी लोग मिलकर डीमन पर पेट्रोल डाल देते हैं और मशाल से उसको आग लगा देते हैं जो कि फिलहाल ब्रोतो के शरीर में था। डीमन आग में बुरी तरह जलने लगता है जिसके बाद में अंबर, बॉन्डोन और बाकी बचे हुए लोग वहां से निकल जाते हैं और जाते वक्त अंबर उस हीरे को भी वहीं फेंक देती है जो कि बोगेल ने उसे दिया था क्योंकि ऐसा श्रापित हीरा उसे नहीं चाहिए था जिसने उसके पति की और गाँव के इतने सारे लोगों की जान ली थी। उसके लिए अभी इस हीरे की कोई कीमत नहीं बची थी। लेकिन ये मूवी अभी यहाँ पर खत्म नहीं होती क्योंकि एक और ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि डीमन असल में खत्म नहीं हुआ था। हम जानते हैं कि डीमंस को ऐसे नहीं मारा जाता। खाली यहाँ पर ब्रोतो का शरीर जला हुआ था और वो उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है और ब्रोतो की ही लाश को तंदूरी चिकन की तरह खाने लगता है और बूम। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अंकारा मूर्खा फिल्म की कहानी। अब देखा जाए तो ये पूरी तरह से हैप्पी एंडिंग नहीं थी। अंबर अपने पति जारॉट को हमेशा के लिए खो चुकी थी। यहाँ पर कुमार, लूकमान और कई बेकसूर मजदूर भी अपनी जान गंवा देते हैं जो कि उसकी हेल्प कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि सिर्फ ये हॉरर स्टोरी नहीं है बल्कि इंसान के लालच, सत्ता की भूख और पावर के लिए किसी भी हद तक गिर जाने की सोच को दर्शाता है। मुझे लगता है कि ब्रोतो जो था वो यहाँ पर किसी न किसी तरह से डीमन से जुड़ा हुआ था। वो उसको शक्ति दिया करता, तभी तो उसकी गर्दन कटने के बावजूद भी उसने उसको जोड़ लिया था और उसके अंदर जान बची हुई थी। मूवी ये भी बताती है कि कई बार असली राक्षस कोई सुपरनैचुरल डीमन नहीं बल्कि इंसान का अपना लालच होता है जो कि था ब्रोतो। ब्रोतो ने लालच के चलते इस माइन के अंदर डीमन को भी बुलाया था जिसने उसे बंदी बनाकर रखा हुआ था। लेकिन अंत में वही हुआ जो कि हर डीमन करता है। ऐसे हालात पैदा कर दिए गए जिसके चलते डीमन ने अपने ही मालिक को खा लिया था, विच एक्सप्लेन्स कि कभी भी इन डीमंस का कोई मालिक नहीं हो सकता। और हाँ, अब ये भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार अंबर और बॉन्डोन के ऊपर उस डीमन ने स्टार्टिंग में हमला क्यों नहीं किया था। तो देखो ये जो डीमन है वो रिचुअल के जरिए ही सैक्रिफाइस करी हुई लाश को खाता था, ना कि किसी रैंडम लोगों को खत्म किया करता।
यानी कि ये उसी माइन के श्राप से जुड़ा हुआ डीमन था। तो वहाँ पर जो ब्रोतो करता वो उसी को एज अ सैक्रिफाइस लिया करता था। तो अगर बात रही कि ऐसा ही था तो उसने माइन के अंदर इतने सारे लोगों को क्यों मारा? तो सबसे पहली बात तो डीमन डायरेक्टली यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा था, वो ब्रोतो के अंदर आया था। तो ब्रोतो के अंदर पोजेशन के बाद में ब्रोतो ही था जो कि सबको खत्म कर रहा था, लेकिन अंत में कमजोरी का फायदा उठाकर ब्रोतो के शरीर को ही जला दिया गया था। और बाद में अब डीमन जो है वो उसी माइन के अंदर हमेशा रहेगा, यानी कि ये माइंस हमेशा श्रापित रहेंगे।